एक क्वेश्चन को लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो आपको मिला था वो था कैट एक्ट एज ए डेफिनेटिव होस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट होता है जिसके लिए बिल्ली जो होती है वो डिफिनाइट होस्ट होती है ना। कुछ बुक में डिफिनाइट डेफिनेटिव भी लिखा है, कुछ बुक में डिफिनाइट भी लिखा है। दोनों का मतलब एक है। अपन इसको डेफिनेटिव होस्ट भी बोल सकते हैं या फिर डिफिनाइट होस्ट भी बोल सकते हैं। चंदन ने कहा नहीं दे पाया सर, कोई बात नहीं भाई, जो नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, बाद में दे दिया करो। और मैं अपना जो पैरासाइटोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद में सारी की सारी एक साथ जो अपना नोट्स वाला ग्रुप है उसमें सारी की सारी लिंक डाल दूंगा। तो जो जो टेस्ट आपके छूटे हैं वो सारे के सारे आप दे के आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। प्रैक्टिस करके और जो दे भी चुके हैं तो दोबारा भी कभी करना हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक सोल्यूशन अपना ये भी हो जाएगा कि भाई आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन नहीं मिलने के लिए आप उनको बार बार टेस्ट दे सकते हो। चलो ये पहला क्वेश्चन था। देखो एक चीज है, जब भी ये जो कैट होते हैं, डॉग होते हैं या कोई भी कैटल है ना, कुत्ता बिल्ली, ये जो जानवर होते हैं जब वो पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, है ना, तो इस तरह की जो डिसीज होती है उनको अपन जूनोटिक डिसीज कहते हैं। बिल्ली अगर डिफिनाइट होस्ट है तो वो टॉक्सोप्लाज्मा, यहाँ पे जो चार ऑप्शन में थे, तीन ऑप्शन में थे हालांकि, एकिनोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मा और एसेंथोमीबा। बिल्ली जो हाउस में घर में जो होती है बिल्लियां ना, ये जो होती है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए डिफिनाइट होस्ट होती हैं। और कुत्ते जो होते हैं वो कुत्ते बहुत सारे पैरासाइट के लिए होस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में थे उसमें सिर्फ इकिनोकोकस जो है, इकिनोकोकस के लिए कुत्ते होंगे डिफिनाइट होस्ट और बिल्ली जो होती है वो टॉक्सोप्लाज्मा के लिए होती हैं। एसेंथोमीबा को किसी होस्ट, ये फ्री लिविंग अमीबा होता है। फ्री लिविंग अमीबा मतलब ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है। बहुत बढ़िया, राहुल ने मैसेज में भी लिखा था। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है वो इसके लिए डेफिनाइट होस्ट होता है। एक बार देखो, मैं थोड़ी सी पैरासाइट की लिस्ट खोल देता हूं। बैक्टन बोन की खोली है मैंने, ये सॉरी ये ऊपर जो हेडिंग लगी है वो बैक्टन बोन लिखा है, लेकिन बैक्टन बोन ना होकर ये जूनोटिक डिसीज की लिस्ट है। बैक्टन बोर्न क्या होती है, जो मच्छरों के थ्रू होती है, जो ऑप्शन में चले अपन अपने अगले क्वेश्चन आएंगे। बैक्टन बोर्न मतलब मच्छर मक्खियों के थ्रू कभी पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो वो वेक्टर कहलाते हैं और उनके थ्रू जो डिसीज होंगी वो वेक्टर बोर्न डिसीज कहलाएंगी। जो कुत्ता बिल्ली और ये जानवरों के थ्रू होती है उनको अपन जूनोटिक डिसीज कहते हैं। और जूनोटिक डिसीज में बैक्टीरिया भी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, जूनोटिक डिसीज कॉज करते हैं। वायरस में भी कुछ वायरस हैं, कुछ फंगस भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपन पैरासाइटोलॉजी चल रहा है तो अपन सिर्फ पैरासाइट को ही डिस्कस करेंगे। तो पैरासाइट में आप देखो जो कॉमन कॉमन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिस्ट में डाले हैं। 7 पैरासाइट के मैंने यहाँ पर नाम डाले हैं। 7 के अलावा कुछ 3-4 और नाम भी है लेकिन अपने लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उनकी यहाँ पर टेबल डाली है। टेबल को एक बार आप रिवाइज करो। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही था। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है वो कैट के थ्रू होता है। इकिनोकोकस जो होता है वो डॉग के थ्रू होता है ना, 2 में डिस्कस कर चुका। इसके अलावा देखो और पैरासाइट जिसके से फैलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। लिस्मेनिया जो होता है वो डॉग के थ्रू ट्रांसमिट होता है। टीनिया, टीनिया तो अपन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा, अपन को ध्यान होगा आपको। टीनिया की अपन ने 2 स्पीशीज पढ़ी है, एक टीनिया सोलियम, दूसरा है टीनिया सेजिनेटा। सोलियम और सेजिनेटा याद है आपको? तो उसमें अपन ने सोलियम के बारे में पढ़ा था, उसको अपन पिग बॉम्ब बोलते हैं, पॉर्क टैप बॉम्ब बोलते हैं। तो पॉर्क क्यों बोला था? क्योंकि वो पिग के थ्रू हो रहा है ना। और सेजिनेटा जो होता है वो कैटल के थ्रू होता है। तो मतलब टीनिया स्पीशीज की अपन बात करें तो टीनिया स्पीशीज पिग के थ्रू भी हो सकती है और कैटल के थ्रू, गाय भैंस के थ्रू भी हो सकती है। कैटल में अपने भेड़ बकरी भी अपनी कैटल के अंदर ही इंक्लूड होती है। हाँ, अजीत ने बहुत बढ़िया, देखो अजीत ने बहुत अच्छी बात पकड़ी यहाँ पर। लिस्मेनिया सैंड फ्लाई के थ्रू भी होता है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा लिस्मेनिया की कुछ, देखो अपन ने कुछ मेन स्पीशीज पढ़ी हैं, डोनोवानी अपन ने मेन पढ़ी है। लेकिन लिस्मेनिया की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं तो होती हैं जो कुत्ते के थ्रू भी ट्रांसमिट होती हैं। बहुत बढ़िया अजीत, इसी तरह के डाउट आपको रखना है, इसी तरह के पॉइंट्स को आपको कवर करना है, पकड़ना है ना। लिस्मेनिया में अपन ने सैंड फ्लाई, अपन ने मेन वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर बोर्न डिसीज है। इसके अलावा लिस्मेनिया की कुछ स्पीशीज हैं, मैंने कहा भाई बहुत सारे पैरासाइट हैं,
कुछ स्पीशीज तो अपन ने, स्पीशीज में भी कुछ अपन ने मेन स्पीशीज पढ़ी हैं, तो जो कुछ स्पीशीज होती हैं वो लिस्टेनिया के वो डॉग के थ्रू भी होती हैं। आगे चलते हैं अपन, बहुत बढ़िया अजीत। क्रिप्टोस्पोडियम, ये जो होता है वो कैटल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। हुकबॉर्म राउंडवॉर्म में कुछ होंगे पैरासाइट, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। हुकबॉर्म राउंडवॉर्म को स्टूल के पैरासाइट के आएंगे अंदर स्टूल पैरासाइट में, तो वो कैट और डैग के थ्रू कुछ हुकबॉर्म और राउंडवॉर्म हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक ब्रूजिया मलाई, थोड़ा सा डिस्कशन किया था मैंने ब्रूजिया मलाई के बारे में। ये जो होता है वो कैट और डैग के थ्रू होता है ना, तो इसमें अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है टॉक्सोप्लाज्मा, इकिनोकोकस और टीनिया, इनको जरूर आप ध्यान रखना, और क्रिप्टोस्पोडियम को भी आप इंक्लूड कर लो। ये 4 पैरासाइट को जरूर आप अपने दिमाग में बिठा के रखना, ये किस किस जानवरों के थ्रू होते हैं, कैट के थ्रू, डॉग के थ्रू या फिर कैटल के थ्रू। मोस्टली जूनोटिक डिसीज जो होंगे वो कैट, डॉग और कैटल, पिग, इनसे ही होते हैं। इसके अलावा और कोई ज्यादा अपने मतलब आसपास के जो जानवर हैं, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ज्यादातर यही है। ट्रिक देना सर याद करने के लिए कोई, इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है संजय, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है कि टॉक्सोप्लाज्मा बिल्ली के थ्रू, इकिनोकोकस डॉग के थ्रू, टीनिया तो अपन ने पढ़ी है, सीजनेटा और सोलियम, पॉक बॉम्ब, पॉक टैप बॉम्ब और बीफ टॉप बॉम्ब, तो वो तो अपने आप नाम से ही निकल के जाता है ना। क्रिप्टोस्पोडियम को आप केटल से याद कर सकते हो ना। बहुत ज्यादा ट्रिक पे भी मत जाया करो आप लोग, बहुत ज्यादा ट्रिक का यूज करना कभी कभी नुकसानदायक होता है ना, बहुत ज्यादा ट्रिक हो जाती है, वो कंफ्यूज कर जाती है। जहां पर अपन समझ, जहां पर देखो समझने वाली कोई चीज नहीं होती, वहां पर अपन जरूर कोई ना ट्रिक बना सकते हैं। जैसे अपन ने कोगुलेशन फैक्टर के टाइम पर ट्रिक बनाई थी, अब उसमें तो याद समझने वाले कोई चीज था ही नहीं, उसमें तो अपन को रटना ही पड़ता, पूरे के पूरे नाम रटने पड़ते है ना। तो जहां पर ये इस तरह की लंबी सी लिस्ट होती है और अपन को सिर्फ रटना ही है, रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर अपन ट्रिक का यूज करते हैं मोस्टली। बाकी देखो यूज तो हो सकती है, आप खुद भी कुछ ना कुछ बना के देखा करो, बन सकती है ना। चलो, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो अपन 100% कुछ ना कुछ और बना लेंगे। आप भी अपनी तरफ से भी कुछ अपना दिमाग लगाना कि सर इस तरह से एक ट्रिक बन सकती है इसकी, है ना, और ग्रुप पे भेजना। अगर अगर होगा तो फिर मैं उसको नोट्स में भी इंक्लूड कर दूंगा, अगर अच्छी ट्रिक हुई तो। अपनी क्लास में कुछ ट्रिक हैं जो स्टूडेंट की दी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। पहले वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों का रिस्पॉन्स था बड़ा अच्छा था, 56 में से 41 लोगों के आंसर करेक्ट थे पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा इन ह्यूमन आर ऑल एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में एक दो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज भी किए कि सर इसको देख लेना टॉक्सोप्लाज्मा को। टॉक्सोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन किससे होगा, यहां पर क्वेश्चन है कि किससे नहीं होगा। यहां पर एक्सेप्ट वर्ड लग गया है, छोड़कर, किसको छोड़कर बाकी सब में होगा। जब भी ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं अपन को, क्योंकि अपने एक आध दो पढ़े हुए होते हैं। अब एक आध दो पढ़े हुए तो इसमें छोड़ना किसको है, उसको थोड़ा समझना अपन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जरा समझो इसको। टॉक्सोप्लाज्मा अपन ने पढ़ा है, टॉक्सोप्लाज्मा का शुरुआत में अभी पहला जो क्वेश्चन था वो कैट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कैट के थ्रू हो रहा है, तो एक जानवर के थ्रू हो रहा है, तो अपन इसको जूनोटिक डिसीज के अंदर तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। दूसरा पॉइंट तो इसके अंदर आता ही है। फिर टॉक्सोप्लाज्मा में अपन ने टॉर्च टेस्ट के थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया है, टॉर्च टेस्ट को याद होगा आपको। टॉर्च टेस्ट में अपन ने क्या कहा था भाई, अपन कब करते हैं टॉर्च टेस्ट, ज्यादातर अपन प्रेग्नेंट लेडी को करते हैं, ताकि उनके बच्चों में टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन ना हो ना। अभी सिर्फ टॉक्सोप्लाज्मा की बात करेंगे अपन, रूबेला, सीएमवी और हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस ये सब वायरोलॉजी के अंदर आएंगे, तो उसमें टॉर्च टेस्ट में सिर्फ अपना पैरासाइट में एक ही पैरासाइट है, टॉक्सोप्लाज्मा। तो इसका मतलब क्या है कि टॉक्सोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन है ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, मदर के थ्रू बच्चों में जब इन्फेक्शन होता है, कोई डिसीज होती है तो उसे अपन कॉन्जेनाइटल कहते हैं, तो ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है भाई, है ना। टॉक्सोप्लाज्मा का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, सिर्फ वेक्टर बॉर्न नहीं है ये,
ऐसा नहीं है कि किसी मच्छर के या मक्खी के काटने की वजह से हमको ये डिसीज हो। मच्छर मक्खी के काटने के थ्रू जब कोई डिसीज होती है उसको हम वेक्टर बॉर्न कहते हैं। जैसे मलेरिया पैरासाइट बहुत अच्छा एग्जांपल। मलेरिया पैरासाइट जो है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज है। वेक्टर बॉर्न अपन ने और भी पढ़े हैं, ठीक है। लिस्मेनिया जो है, ट्रिप्नोसोमा जो है ना, ये जो है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज है अपने। मानसी ने एक मैसेज किया सर कॉन्जेनाइटल, इसका क्या मतलब है? मानसी कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है मदर के थ्रू बच्चों में जो इन्फेक्शन जाए तो अपन कॉन्जेनाइटल कहते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी है, पेट में अगर बच्चा है ना, फीटस है, तो मदर के थ्रू जब बच्चों में कोई डिसीज ट्रांसमिट होती है, कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो उसको अपन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन कहते हैं या कॉन्जेनाइटल डिसीज कहते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन सिर्फ वेक्टर बॉर्न में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बता दूं मैं। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए, सिर्फ 19 लोगों के ही आंसर इसमें करेक्ट आ पाए। बाकी सभी लोगों ने, ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो जूनोटिक पे चले गए, जूनोसिस तो अकेला होता है, लेकिन जूनोटिक के अलावा कॉन्जेनाइटल भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट दैट कैन एंटर थ्रू कंजक्टिवा। इस क्वेश्चन में भी एक दो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गई थी। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, अनुराधा ने पूछा है। अनुराधा, जूनोटिक मतलब कोई जानवर के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। जानवर मतलब गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनके थ्रू जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिसीज होती है, तो उसको अपन जूनोटिक डिसीज कहते हैं। अब ये किस वजह से हो जाए? ज्यादातर फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। फीकल ओरल मतलब उन्होंने स्टूल पास आउट किया तो वो उसका किसी भी तरह से कंटामिनेशन हमारे खाने पीने में आ गया, तो इसको हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं। कई बार हम डायरेक्टली मीट वगैरह खा रहे हैं जू से, बहुत बढ़िया, जू मतलब जंतु, हर्षित ने जू का सही लिखा। जू को अपन जंतु से याद रखो, है ना, जानवर से। जू अपन घूमने जाते हैं ना भाई, जू घूमने जाते हैं ना, तो वो जानवरों के लिए होता है, जानवर घर। तो जानवरों के थ्रू कोई डिसीज होगी तो वो अपनी जूनोटिक डिसीज कहलाती है, ठीक है। बढ़िया, हर्षित ने जूलॉजी अपन पढ़ते हैं। मुझे भी यही लग रहा था, अनुराधा ने कहा। ओके अनुराधा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। पैरासाइट दैट कैन एंटर थ्रू कंजक्टिवा। इस क्वेश्चन में भी एक दो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन आ गई, मेरे पास मैसेज आए थे। देखो पहली चीज तो ये है, एक दो जो मैसेज आए थे कि कंजक्टिवा में और कॉन्जेनाइटल दोनों जो वर्ड हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं वर्ड। कॉन्जेनाइटल शब्द मतलब होता है मदर से बच्चे में जाना, जो इन्फेक्शन है ना मदर से जो बच्चे में इन्फेक्शन होता है उसको हम कॉन्जेनाइटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंजक्टिवा शब्द था, और ये जो कंजक्टिवा मतलब है, इसको मतलब आई के थ्रू, हमारी जो आंखें हैं उसको अपन कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होगा, तो कौन सा पैरासाइट है जो अपनी आंखों के थ्रू इन्फेक्ट कर सकता है, अपन को इंटर कर सकता है बॉडी में? तो ध्यान होगा भाई, है ना। बाद में एक दो स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दे दिया था, रिप्लाई भी दे दिया था। कॉन्टेक्ट लेंस के थ्रू अपन ने पढ़ा है एक पैरासाइट जो कॉन्टेक्ट लेंस के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एसेंथोअमीबा। एसेंथोअमीबा देखो अमीबा की कैटेगरी में आता है। अमीबा में अपन ने दो नाम पढ़े हैं, दो नाम अपने लिए अमीबा के इंपॉर्टेंट है, एक एसेंथोअमीबा और दूसरा एंटाअमीबा हिस्टोरिटिका। एंटाअमीबा हिस्टोरिटिका अपने इंटेस्टिनल पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइन के अंदर अपन स्टूल पैरासाइट में अपन इसको पढ़ेंगे, तो फिलहाल अपन ने छोड़ के रखा है, आगे आएगा वो। एसेंथोअमीबा जो होता है वो फ्री लिविंग अमीबा होता है। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? ये जो पैरासाइट है, इस इसको जरूरत नहीं है कि होस्ट ही हो, इसको बगैर होस्ट के भी ये जिंदा रह सकता है। एसेंथोअमीबा मतलब ये नॉर्मल अपना जो वातावरण है, धूल, मिट्टी, पानी, इनमें भी एसेंथोअमीबा प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं उनको अपन फ्री लिविंग पैरासाइट कहते हैं, जो किसी जो बगैर होस्ट के भी रह सकते हैं ना। बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जो इनको सिर्फ होस्ट चाहिए चाहिए, अगर उनको होस्ट नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। लेकिन एसेंथोअमीबा थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है। ये जो होता है वो अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकता है। तो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं या चश्मे से भी हो सकता है, हालांकि ये ना आंखों के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है मोस्टली एसेंथोअमीबा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स
23 लोगों का आंसर सही है, तो इसमें भी बड़े आप लोग कंफ्यूज हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मा का आंसर दे दिया, आधे लोगों ने, जो लोग कंफ्यूज हुए वो टोक्सोप्लाज्मा ही पे कंफ्यूज हुए। तो कंफ्यूजन आपको सिर्फ एक वर्ड से आ रही है, कॉन्जेनिटल और कंजक्टिवा। दोनों वर्ड जो है वो डिफरेंट है। कॉन्जेनिटल मतलब मदर से बच्चों में जो इन्फेक्शन होगा, कंजक्टिवा मतलब आंखों के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। एसेंथो अमीबा, जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एसेंथो जो अमीबा होता है वो कौन से टाइप का पैरासाइट होता है? ये एक्चुअली जनरल पैरासाइटोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने शुरुआत में डिस्कस नहीं किए। अपन क्या एक्चुअली शुरुआत में अपन ने इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इनके एग्जाम्पल अपने लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इनकी डेफिनेशन तो अपन को बहुत आराम से समझ में आएगी, अपने लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इनके एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है, अगर अपन शुरुआत में जनरल पैरासाइटोलॉजी में पढ़ लो तो एग्जाम्पल अपन को याद नहीं हो पाते, है ना। अब देखो इनकी डेफिनेशन एक बार अपन पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी भाई, ये है डेफिनेशन। बस इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन कम, एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने इसको जनरल पैरासाइट मतलब शुरुआत में डिस्कस ना करके और अपन इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। एसेंथो अमीबा किस तरह का पैरासाइट है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा। और ये एसेंथो अमीबा जो होता है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। आप लोग में बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, और होंगे भी आप लोग कंफ्यूज, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया ही नहीं था आप लोगों से। आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कैसे है भाई फैकल्टेटिव, इसका मतलब पहले अपन समझते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लो आप। 4 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे थे, 4 टर्मिनोलॉजी लिखी थी यहाँ पर। कौन से 4 टर्म थे? पहला था एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट इसका मतलब क्या है? ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। कई ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारी स्किन पे ऊपर ऊपर प्रेजेंट होंगे, पेनिट्रेट नहीं करते, मतलब पेनिट्रेट करके अंदर नहीं घुसते, ऐसे भी पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। तो जो पैरासाइट जो किसी बॉडी में इंटर नहीं कर पाते, जैसे अपनी स्किन में भी प्रेजेंट होंगे, मान लो कभी अपन ने हाथ नहीं धोए तो वो हाथों के थ्रू इंटर नहीं कर पाएंगे, अपने स्किन के थ्रू इंटर नहीं कर पाएंगे। हाँ वो बात अलग है, अपन ने हाथ नहीं धोया और अपन ने डायरेक्ट खाने पीने लग गए, नाश्ता करने लग गए, तो फिर वो खाने पीने के थ्रू इंटर कर गए बॉडी में, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो सरफेस से इंटर नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं वो हमारे एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब होस्ट की बॉडी की सरफेस पर ही ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, खुद इंटर नहीं कर पाते। जो पैरासाइट किसी ना किसी होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर, उनको अपन एंडोपैरासाइट कहते हैं। सर क्वेश्चन स्क्रीन पर एक लाइन बन रही है, हाँ थोड़ा सा आज लाइन क्यों बन रही है मुझे मालूम है, आज थोड़ा सा पीछे का वो जो क्रोमा की है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे रह के पढ़ लूंगा तो क्रोमा की सही काम कर लेगी। चलो दूसरा है अपना एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर, थोड़ा मैं अपना साइज को ही कम कर लेता हूं। चलो एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर, है ना। उनको मतलब जिंदा रहने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है अपना ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी से अगर बाहर आए तो फिर वो, हाँ सर ये मैं भी बोलने वाला, सुखराम ने, ओके चलो। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी से अगर थोड़ी भी बाहर आए तो वो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। देखो बहुत टफ नहीं है इनकी डेफिनेशन। एक्टो मतलब बाहर, बाहर वाले पैरासाइट, एंडो मतलब अंदर वाले, शब्द से ही उनकी डेफिनेशन निकल रही है। ऑब्लिगेट मतलब चाहिए ही चाहिए, है ना। ऑब्लिगेट का शब्द का मतलब हुआ जरूरी, बहुत जरूरी, कंपलसरी। तो जिनको होस्ट कंपलसरी है, हो चाहिए ही चाहिए, तो उनको अपन ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। हाँ होस्ट के बिना नहीं रह सकते, अनुराधा बहुत सही बात बोली, होस्ट के बिना जो नहीं रह सकते उनको अपन ऑब्लिगेट कहेंगे। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बगैर
होस्ट के भी रह सकते हैं। ऐसे जो पैरासाइट जो बगैर होस्ट के रह सकते हैं उनको अपन फैकल्टेटिव पैरासाइट भी कहते हैं, या फिर उनके लिए एक और वर्ड है फ्री लिविंग, मतलब जो अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, धूल मिट्टी पानी, उनमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एसेंथो अमीबा उनमें बड़ा स्पेशल पैरासाइट है जो कि फ्री लिविंग अमीबा है, फ्री लिविंग पैरासाइट है जो कि होस्ट के बगैर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना और एग्जाम के हिसाब से भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलो इस क्वेश्चन में चौथे नंबर में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो बड़े बहुत, आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हुए, 16 लोगों के ही आंसर इसमें सही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। द लार्वल स्टेज ऑफ इक्विनोकोकस ग्रेन्युलोसिस। देखो आज आपके क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगे होंगे, एक्चुअली इस टॉपिक से जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो तो अपना जनरली अपने थ्योरी में डिस्कस कर लिया और मेरे ख्याल से उतना आपके लिए याद हो गई होगा। थोड़ा सा अपन डीप में ले रहे हैं अपन टॉपिक को। लार्वा स्टेज, पहले अपन ये समझते हैं लार्वा स्टेज का मतलब क्या होता है भाई। देखो जो हमारे वॉर्म होते हैं, टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म और अपने मतलब सिस्टोड, ट्रेमेटोड, निमेटोड ना, फ्लूक जिसको बोलते हैं ना, फ्लूक, ट्रेमेटोड, निमेटोड, तीन तरह के वॉर्म अपन ने हेलमिन्थ के अंदर अपन ने तीन तरह के वॉर्म पढ़े हैं। ये जो होते हैं इनकी बेसिकली तीन स्टेज हो सकती हैं। तीन स्टेज जो है वो, पहली है या तो पूरा का पूरा वॉर्म जिस तरह से केंचुआ है, दूसरा जब वो अंडे देते हैं तो उसको अपन एग बोलते हैं या फिर अपन उसको ओवा भी बोल सकते हैं, है ना। इनके अलावा एक और फॉर्म होती है इसकी, उसे अपन बोलते हैं लार्वा। लार्वा क्या है? लार्वा एक्चुअली उसका अपन उसको चूजा बोल सकते हैं। चूजा मतलब पिस्सू टाइप का, मतलब जब पैरासाइट जब अंडे से बाहर निकलता है, एक्चुअली ये अंडे से बाहर नहीं निकलते, ये तो अंडा ही डेवलप होता जाता है, अंडा ही धीरे धीरे डेवलप होता है। तो पहले धीरे से छोटी सी एक बॉडी बनती है, उसकी थोड़ी छोटी बॉडी बनती है। तो जब वो छोटी बॉडी बनती है और उसी में ही ऑर्गन आने शुरू होती है तो वो जो स्टेज है वो उसकी लार्वा स्टेज कहलाती है। ठीक है, तो छोटा मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एडल्ट वॉर्म की जगह पे छोटा जो वॉर्म होगा उसको अपन उसका लार्वा कहते हैं। तो शुरुआत में एग के बाद जब डेवलप होगा तो एग के बाद ये क्या बनेंगे? लार्वा बनते हैं। और लार्वा के बाद मतलब इसको अपन इसका बचपन कह सकते हैं अपन ही, जैसे अपने में अपन बचपन में छोटे होते हैं तो पैरासाइट का छोटा फॉर्म जो होता है वो लार्वा कहलाता है। अब जितने भी जो वॉर्म है, ज्यादातर जो वॉर्म है उनके लार्वा भी बनते हैं। पहले एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद फिर वो एडल्ट वॉर्म बनेंगे, है ना। एडल्ट वॉर्म से एग रिलीज होंगे, एग जो होंगे वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे और लार्वा आगे चल के पूरे वॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जितने भी हेलमिन्थ हैं सबके सब में अपन ये बात डिस्कस करेंगे, लार्वा, डायरेक्ट लार्वा, है ना। तो कई जगह कुछ पैरासाइट है जो डायरेक्ट लार्वा भी रिलीज करते हैं, बढ़िया। जैसे अपन ये स्टूल पैरासाइट में एक्चुअली ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी डिस्कशन कर रहा हूं मैं। अपन ने एक्चुअली एक टैप बॉम्ब पढ़ लिया है यहाँ पर। एक टैप बॉम्ब कौन सा? इकिनोकोकस। इकिनोकोकस अपन ने एक टैप बॉम्ब पढ़ा था। उसका जो लार्वा होता है उसको अपन हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। इसको अपन थोड़ा डिस्कस कर चुके थे, हाइड्रेटेड सिस्ट को। एक्चुअली अपन इकिनोकोकस की एक बार लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखते हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा आप समझ पाओगे। लाइफ साइकिल में देखो ये जो है वो ऊपर की तरफ है ना, मैं अपना थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ, आज क्रोमा की थोड़ा सा परेशान कर रही है। ऊपर आप एडल्ट वॉर्म देख रहे हैं एक केंचुए की तरह। टैप बॉम्ब जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टैप की तरह होते हैं, पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। ये जो एडल्ट बॉम्ब होंगे वो एग को रिलीज करेंगे, ठीक है, अंडे को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अंडे जो होते हैं जब वो खुद थोड़ा सा डेवलप होते हैं तो डेवलप होकर वो सबसे पहले क्या बनाएंगे? उनका लार्वा बनाएंगे। अब लार्वा, सबका लार्वा अलग अलग हो सकता है, मतलब नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लार्वा में थोड़ा अलग होगा, किसी का लार्वा थोड़ा अलग होगा। जब अपन ने इकिनोकोकस को पढ़ा तो इकिनोकोकस का जो लार्वा बन रहा था उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है हाइड्रेटेड सिस्ट। अब इससे जो डिसीज होती है वो भी हाइड्रेटेड वाली होती है, पानी जमा हो जाता है ना। तो उसी उसके लिए ही इसका नाम हाइड्रेटेड नाम रख दिया होगा, है ना। अब रखा क्यों है उस पर अपन नहीं जाएंगे, आपको तो याद रखना है। क्या याद रखना है?
इकिनोकोकस का जो लार्वा होता है उसको अपन हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं ना। तो एक बार ये लार्वा बन गया तो लार्वा फिर आगे चल के फिर डेवलप होता है, फिर से दोबारा से ये एडल्ट बॉम्ब बनाता है। तो एक तरह से जितने भी जो टैप बॉम्ब है उनकी 3 स्टेज हो गई। या तो एडल्ट बॉम्ब रिलीज करेंगे एग को, तो दूसरी फॉर्म जो हो गई एग। एग जो होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वो अपने लार्वा, शुरुआत में पहले लार्वा बनाएंगे और लार्वा फिर जो होंगे वो आगे चल के एडल्ट बॉम्ब बना लेते हैं। अब देखो कुछ पैरासाइट जो है उनके लार्वा के थोड़े नाम जो है वो अलग है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन आया था इसका टीनिया का। आप प्रीवियस पेपर पे एक बार देखना, एक क्वेश्चन हमारा आया, मेरे ख्याल से व्यापम ने पूछा था ये क्वेश्चन। लार्वा स्टेज, वैसे तो जितने भी हेलमिंथ हैं ज्यादातर हेलमिंथ के लार्वा स्टेज हैं, लेकिन कुछ जो बॉम्ब हैं उनके लार्वा को अपन अलग नाम देते हैं। टीनिया के लिए जो नाम है वो है सिस्टीसेरस। सिस्टी सर्कस है ना, क्या नाम है? सिस्टी सर्कस। अब टीनिया की 2 स्पीशीज हैं, एक है टीनिया सोलियम, दूसरा है टीनिया सेजिनिटा। एग्जाम में क्वेश्चन सेजिनिटा से आया था, याद होगा आपको है ना। सेजिनिटा, टीनिया सेजिनिटा का जो लार्वा होता है उसको अपन सिस्टी सर्कस बोबिस कहते हैं। अब ये बोबिस शब्द जुड़ा है उसके कैटल से। एक्चुअली बोबिन जो है वो लैटिन का शब्द है। इंग्लिश में अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे आप सर्च करना, तो बोबिन का मतलब ही होता है कैटल। कैटल मतलब गाय भैंस के थ्रू। अपन बायोकेमिस्ट्री में आपको ध्यान होगा बोबिन एल्ब्यूमिन है, बायोकेमिस्ट्री नहीं, अपन ने बोबिन एल्ब्यूमिन पढ़ा था ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में अपन बोबिन सीरम का यूज करते हैं, बोबिन एल्ब्यूमिन। तो वो बोबिन जो निकला था वो भी अपने कैटल के थ्रू निकला था। गाय भैंस का जो एल्ब्यूमिन निकालते हैं उसको अपन बोबिन एल्ब्यूमिन कहते हैं। मैंने ये डिस्कस किया था अपने ब्लड बैंक में। कहने का मतलब क्या भाई, बोबिन या बोबिस इसका मतलब है कैटल, गाय भैंस के थ्रू जो चीज निकल रही है ना। तो यहाँ पर सेजिनेटा जो वो पैरासाइट है वो किसके लिए होता है? गाय भैंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, पढ़ा है ना अपन ने। उसको अपन बीफ टैप बॉम्ब बोलते हैं। तो उसमें सिस्टी सर्कस बोबिस जो मतलब है उसका मतलब है टीनिया सेजिनेटा। एक दो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन भी था इससे क्वेश्चन में। तो टीनिया के जो लार्वा होते हैं उनको अपन सिस्टी सर्कस बोलते हैं। इकिनोकोकस के जो लार्वा होते हैं अपन को उसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। एचनाना के जो लार्वा होते हैं उनको अपन सिस्टी सर्कोइड बोलते हैं। नाम पे थोड़ा सा बहुत याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, संजय ने अच्छा नाम दिया। जो एक्चुअली बछड़े होते हैं उनको अपन बोबिन बोलते हैं ना, पूरे की पूरी कैटल ना बोलकर अपन बोबिन मतलब उनके बछड़ों को। बहुत बढ़िया संजय। अब देखो रेब्डीफॉर्म एक लार्वा स्टेज ये है। रेब्डीफॉर्म ये जो होता है वो स्ट्रोंगिलॉइड का होता है, स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस। स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस ये अपने स्टूल पैरासाइट में आएगा, अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो कुछ नाम अपने छूटे हैं, हालांकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे। और इस तरह के पॉइंट्स अपने बिल्कुल लास्ट में जाके और डिस्कशन अपन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बीच में क्वेश्चन आया भी था इससे पैरासाइटोलॉजी से। एक माइक्रोफाइलेरिया जो होता है इसका लार्वा जो स्टेज उसका होता है उसको अपन फ्लेरिफॉर्म बोलते हैं। तो ये कुछ 5-6 नाम हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए भी डाले हैं। टीनिया को सिस्टी सर्कस, इकिनोकोकस को हाइड्रेटेड सिस्ट, लार्वा स्टेज ना छोटा फॉर्म, एक के बाद जब वो बनेंगे तो पहले वो इसमें बनेंगे। एचनाना को सिस्टी सर्कोइड, स्ट्रोंगिलॉइड को रेब्डीफॉर्म, और माइक्रोफाइलेरिया का जो लार्वा होता है उसको अपन फ्लेरिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम लार्वा स्टेज के। चलो, इससे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट भी है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, 5वें नंबर पर। अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, 38 लोगों ने सही आंसर दिए थे। जो लोग कंफ्यूज हुए वो सिस्टी सर्कस पे चले गए थे। सिस्टी सर्कस प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन वो टीनिया के लिए होता है। टीनिया सेजिनेटा को अपन सिस्टी सर्कस बोबिस बोलते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर अबाउट ट्रू अबाउट इकिनोकोकस एक्सेप्ट। यहां पर भी एक्सेप्ट वर्ड लग गया, मतलब जो चीज नहीं होगी वो अपन को डिटेक्ट करना है ना। 3 इसमें जो लाइन है वो सही है, एक लाइन इसमें गलत है, वो आपको चूज करना है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन लिए जाते हैं, आप प्रीवियस पेपर देखना। प्रीवियस पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह के होते ही हैं कि 3 लाइन सही है और 1 लाइन गलत है। जो लाइन गलत है उसको पहचानना है।
कई बार उल्टा हो जाता है, 3 लाइन गलत है 1 लाइन सही है, उसको पहचानना है ना। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी चीज की प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी, पैरासाइट की प्रॉपर्टी, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही बनते हैं। आप लोग फोकस करना, प्रीवियस पेपर को भी आप उठा के देखोगे तो प्रीवियस पेपर में भी आप देखोगे कि इस तरह से ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो एक साथ जो प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है, ज्यादातर उनसे ही क्वेश्चन ये बनते हैं। अब ये इकिनोकोकस की प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इस क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो इकिनोकोकस जो होता है वो टैप बॉम्ब होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, टैप बॉम्ब के अंदर इंक्लूड किया था अपन ने इकिनोकोकस को। तो टैप बॉम्ब होता है, इसका मतलब ये जो होगा वो एक टैप के लायक होगा, टैप की तरह होगा ये। दूसरा, ये 2-3 पॉइंट जरूर आपको थोड़े से कंफ्यूज किए होंगे, अनसिगमेंटेड होता है ये, सॉरी ये सिगमेंटेड होता है। टैप बॉम्ब जो होते हैं वो हमेशा सिगमेंटेड होते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप। सकर हुकलेट, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग। आप लोगों के भी रिस्पॉन्स देखूं तो बहुत कंफ्यूज हुए आप लोग, सिर्फ 16 लोगों के ही, 56 में से सिर्फ 16 लोगों के ही आंसर सही है, 40 लोगों के आंसर गलत है इसमें। चलो कोई बात नहीं भाई, डिस्कस करते हैं, अपन ने एक्चुअली डिस्कस किया भी नहीं था इसको, अब डिस्कस कर लेते हैं। हेलमिंथ में अपन ने 3 तरह के टाइप पढ़े हैं, सिस्टोड, ट्रिमेटोड और निमेटोड। ये टेबल मैंने आपके सामने खोली है, इस टेबल को जरा ध्यान से देखना आप। सिस्टोड, ट्रिमेटोड और निमेटोड। ट्रिमेटोड जो होता है उसको अपन फ्लूक भी बोलते हैं। फ्लूक जो होते हैं वो पत्ते की तरह होते हैं, ये थोड़े अलग हटके हैं, पत्तों की तरह है ये। अब ये पत्तों की तरह है तो ये अनसिगमेंटेड ही होते हैं। अनसिगमेंटेड इसका क्या मतलब है, एक इमेज में आपके सामने खोलूं तो उससे ज्यादा समझाऊं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये जो इमेज है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले अपन इकिनोकोकस पढ़ रहे थे, इकिनोकोकस की इमेज है ये सिर्फ छोटा सा पोर्शन मैंने इमेज का डाला है। देखो यहाँ पर इकिनोकोकस एक लंबा सा होगा अपने केचुए की तरह। इस केचुए में बीच बीच में इस तरह से जो आप देख रहे हो ना इमेज में, देखो ये जो है वो उसके सिगमेंट कहलाते हैं। सिगमेंट, केचुए को आपने देखा होगा तो बीच बीच में कोई धारियां टाइप की उसकी बनती है, मतलब स्प्रिंग जैसी कोई संरचना बनती है, तो वो उसका क्या कहलाते हैं, सिगमेंट कहलाते हैं। जिसमें ये सिगमेंट नहीं होते उसको अपन अनसिगमेंटेड कहेंगे। तो सिर्फ टैप बॉम्ब जो होते हैं वो ही सिगमेंटेड होते हैं। टैप बॉम्ब के अलावा जो हमारे दूसरे जो हेलमिंथ हैं, 2 हेलमिंथ, कौन से, टैप बॉम्ब के अलावा निमेटोड और ट्रिमेटोड। निमेटोड और ट्रिमेटोड जो होते हैं वो अनसिगमेंटेड होते हैं, उनमें सिगमेंटेशन नहीं होता, उनमें बीच में डिवाइडेशन बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ हमारे टैप बॉम्ब जो है, सिस्टोड जो है, वो ही सिगमेंटेड होते हैं। मतलब अभी जो क्वेश्चन था हमारा इकिनोकोकस का, इकिनोकोकस जो है वो एक टैप बॉम्ब है। अगर ये टैप बॉम्ब है इसका मतलब ये सिगमेंटेड है, क्योंकि जितने भी टैप बॉम्ब हैं, जितने भी जो टैप लाइक के जो बॉम्ब होते हैं वो हमेशा सिगमेंटेड होते हैं। टैप बॉम्ब को छोड़कर बाकी के जो 2 टाइप के हेलमिंथ हैं, कौन कौन से 2, टैप बॉम्ब को छोड़कर, टैप बॉम्ब को अपन ने सिस्टोड बोला है ना, तो सिस्टोड को छोड़कर ट्रिमेटोड और निमेटोड जो होते हैं वो हमेशा अनसिगमेंटेड होंगे, सिस्टोड जो होंगे वो सिगमेंटेड होंगे। मतलब इस क्वेश्चन में जो दूसरी लाइन थी हमारी सिगमेंटेड वाली, यहाँ पे लिखा था अनसिगमेंटेड, इकिनोकोकस जो होता है वो सिगमेंटेड होता है। मतलब ये दूसरी वाली जो लाइन है वो गलत लाइन थी, तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लीज सर थोड़ा साइड हो जाओ, ओके भाई, चलो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इमेज को। चलो हाँ, टैप है तो सिगमेंट नहीं होंगे, नहीं सुरभुई गलत बोल रहे हो आप। टैप बॉम्ब जो होते हैं, टैप बॉम्ब जो होते हैं वो सिगमेंटेड होते हैं। निमेटोड और ट्रिमेटोड जो होते हैं वो सिगमेंटेड नहीं होते, ये आप ध्यान रखना है ना। आप देखो सिर्फ टैप से ही वो मत करो आप, अपना घर का टैप से कंपैरिजन मत करो, घर का टैप सिगमेंटेड नहीं होता है ऐसा मत सोचो आप। टैप बॉम्ब उसके शेप के आधार पर नाम रखा है टैप बॉम्ब। टैप की तरह का मतलब क्या है कि वो पतले हैं और लंबे हैं, सिर्फ इतना ही। मॉर्फोलॉजी के आधार पर टैप बॉम्ब का नाम रखा है उसका, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट पे आते हैं अपन। शक्कर और हुकलेट, 2 वर्ड और मैंने क्वेश्चन पे डाले थे तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शक्कर और हुकलेट ये क्या होते हैं भाई, एक बार फिर अपन दोबारा इमेज पे चलते हैं।
हमारे जो टैप बॉम्ब होते हैं इनको जरा ध्यान से देखना, एक इमेज मैंने डाली है। जितने भी बॉम्ब हैं उनका एक माउथ होगा, एक हेड होगा, क्योंकि भाई मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब आप केंचुए से कंपैरिजन कर लो इसको, केंचुए की तरह है, मतलब केंचुए में भी उनका हेड होता है, उनका एक माउथ होता है ना, तो उसी तरह से ये वॉर्म है, इनके भी एक माउथ होगा। माउथ के अलावा इनके मुंह जो होंगे ना वो एक ना होकर, मतलब चारों तरफ छोटे छोटे मुंह टाइप के होंगे, उनको अपन सकड़ बोलते हैं, जिससे वो चूस सकते हैं ना, चूसने वाले ना, तो अपन ये कह सकते हैं भाई इनमें एक मुंह ना होकर इनमें चार पांच, मतलब चारों तरफ मुंह प्रेजेंट होते हैं, तो इनको अपन सकड़ बोलते हैं। ठीक है, सकड़, सकड़ मतलब चूसने वाला एक तरह से। तो ये जो टैप बॉम्ब होते हैं ये क्या होते हैं, जितने भी बॉम्ब होते हैं खासतौर पर, है ना, तो टैप बॉम्ब जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, खासतौर पर इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल पे चिपक जाएंगे, और चिपक कर फिर वो अपने जो ब्लड होगा उसको चूसेंगे, और जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो उसको लेंगे। ऊपर चिपकने के लिए इनमें कुछ धागे नुमा बालों जैसी संरचना होती है, बालों जैसी, तो जो बालों जैसी संरचना होती है उसको अपन उसके हुकलेट बोलते हैं। ये एक्चुअली हुकलेट जो होते हैं वो चिपकने के लिए ही संरचना होती है, ताकि वो चिपक सके। ठीक है, तो दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टैप बॉम्ब के अंदर। कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है सकर और दूसरी है हुकलेट। हुकलेट जो है वो चिपकने के लिए होती है, सकर जो होती है वो चूसने के लिए होती है। ठीक है, तो हमारे जितने भी टैप बॉम्ब होते हैं ज्यादातर में, देखो सकर तो सब में प्रेजेंट होता ही है, हुकलेट कुछ जो टैप बॉम्ब होते हैं उनमें हुकलेट भी प्रेजेंट होता है। जैसे अपन ने इक्विनोकोकस पढ़ा, तो इक्विनोकोकस में दोनों सकर तो होगा ही होगा, उसमें हुकलेट भी प्रेजेंट होते हैं। हुकलेट को अलग से डिटरमाइन करने के लिए अपन को एसिड फास्ट स्टैनिंग करनी रहती है, और जिनसे एसिड फास्ट स्टैनिंग जब अपन करें, तो जिनसे ये एसिड फास्ट स्टैनिंग ले लेते हैं, रेड कलर में जो स्टैन होते हैं, उन पैरासाइट को अपन एसिड फास्ट पैरासाइट बोलते हैं। तो अपना इकिनोकोकस जो है वो एसिड फास्ट पैरासाइट कहलाता है। एसिड, इसके अलावा भी और एसिड फास्ट पैरासाइट हैं, अपन आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा के रखो आप। हुकलेट को डिटरमाइन करने के लिए अपन एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे, इकिनोकोकस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें नहीं होगा तो उसमें फिर अपन दूसरी चीजों को डिटरमाइन करेंगे। इसमें सकर और हुकलेट दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। ट्रिमेटोड जो होते हैं उनमें सकर तो प्रेजेंट होता है लेकिन हुकलेट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब वो चूस तो सकते हैं लेकिन जाके चिपक नहीं पाते। निमेटोड जो राउंडवॉर्म होते हैं उनमें तो ना तो सकर होता है ना ही हुकलेट होता है, ना तो वो चूस सकते हैं ना ही वो चिपक सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे एलिमेंट्री कोनाल, इसमें एब्सेंट होती है, सिस्टोड में ट्रिमेटोड में प्रेजेंट होती है, और निमेटोड में भी प्रेजेंट होती है, बल्कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है हमारे निमेटोड में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सेस। सेक्सेस मतलब कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पैरासाइट के अंदर दोनों चीजें होती है, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो उनको अपन डाई एशियस बोलते हैं। निमेटोड जो होते हैं वो डाइएशियस होते हैं। निमेटोड को छोड़कर जो हमारे सिस्टोड और ट्रिमेटोड होते हैं वो मोनोसिस होते हैं। मोनोसिस मतलब, मोनोएशियस का मतलब क्या हुआ, इनका मेल वॉर्म अलग होगा, फीमेल जो होगा वो अलग होगा। निमेटोड जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों प्रॉपर्टी एक ही पैरासाइट के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे, ठीक है, जैसे अपन अपने आज छक्के की बात कर सकते हैं ना, छक्के से एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ अपन याद रखने के लिए। निमेटोड जो है अपन उनको छक्के की कैटेगरी मान सकते हैं, मतलब उनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन, उसमें सेक्स ऑर्गन है ना, दोनों सेक्स ऑर्गन उनमें एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। जबकि हमारे सिस्टोड और ट्रोमेटोड जो होते हैं वो मोनेसियस होते हैं। मोनेसियस मतलब इनका मेल पैरासाइट अलग होता है, फीमेल पैरासाइट जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये कुछ इनके डिफरेंट है सिस्टोड के, ट्रेमेटोड को और निमेटोड के। स्टूल पैरासाइट में अपन इनको काफी और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सौरभ ने कहा सर इस चार्ट को भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है सौरभ, मैं इसको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। जनरल पैरासाइटोलॉजी में अपन इसको थोड़ा सा और, मैं थोड़ा जनरल पैरासाइटोलॉजी को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे एक्टो पैरासाइट वगैरह अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया, तो नोट्स में थोड़ा और इंक्लूड करके बाद में फिर आपको फाइनल नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा मुझे बताना था, सकर और हुकलेट ऐसा नहीं सिर्फ एडल्ट बॉम्ब में प्रेजेंट होंगे, मतलब एडल्ट बनने के ही बाद प्रेजेंट होंगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर
जो एग मतलब टैप बॉम्ब ने जो एग पास आउट किया, जो अंडा दिया है, तो उस अंडे में भी हुकलेट भी होंगे, अंडे में भी हुकलेट प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद अंडे के बाद में एक और फॉर्म अपन ने पढ़ा है लार्वा। लार्वा में कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जिनमें हुकलेट और शक्कर दोनों ही प्रेजेंट होंगे टैप बॉम्ब के अंदर। ठीक है, तो लार्वा में दोनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। रानी ने एक मैसेज कहा, सर मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो प्लीज 5 मिनट समझा दीजिएगा कल की क्लास को। रानी कल की क्लास तो पॉसिबल नहीं है भाई, बाकी स्टूडेंट ना अपना 1 घंटे का टाइम रहता है, तो कल की क्लास के एमसीक्यू चल रहे हैं, वही के वही अपने रिपीट हो रहा है रानी ना। क्लास देखो, एक ही क्लास के दो दो टाइम है, आप एक टाइम में नहीं कर पाओ तो लाइव क्लास नहीं ले पाओ तो आप रिकॉर्डेड क्लास जरूर ले लिया करो। और फिर अपना जो रिवीजन वाला बैच चल रहा है, वो रिवीजन वाले बैच में अपना कंटिन्यू, जो अभी पहले पुराने टॉपिक होंगे उसके बाद कंटिन्यू, तो जो टॉपिक आपके छूट रहे हैं वो आप रिवीजन वाले क्लास में ले लेना। ठीक है, वैसे आप कोशिश किया करो या तो शाम को क्लास की ले लो, या शाम की ना ले सको तो कम से कम मॉर्निंग वाली तो ले ही लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इन क्रॉनिक फेज ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट मल्टीप्लाई स्लोली। जब भी टॉक्सोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन होगा, जब वो क्रॉनिक फेज में चला जाएगा, लंबे पीरियड का हो जाएगा, तो उसमें पैरासाइट जो होते हैं वो फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, धीरे धीरे स्लोली मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उस फेज को अपन क्या बोलेंगे, है ना, उसकी स्टेज को अपन क्या बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई 7वें नंबर का, और 7वें नंबर में क्वेश्चन में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा वो बड़ी अच्छा रहा। 29 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ब्रेडी जॉर्ट बोलते हैं अपन इसको, है ना। जब क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है टॉक्सोप्लाज्मा, तो उस टाइम पर ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है, तो उसको अपन ब्रेडी जॉर्ट बोलते हैं ना। ये चार जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, ब्रेडी जॉर्ट, टेकी जॉर्ट, यूसिस्ट और स्यूडोसिस्ट, ये चारों जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा की स्टेज ही हैं। मैंने कहा भाई मलेरिया पैरासाइट से थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें। एक्चुअली मलेरिया पैरासाइट की जो स्टेज थी उनके नाम थोड़े अलग थे, लेकिन लाइफ साइकिल थोड़ी सी मिलती जुलती है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं जब वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो उसको अपन ब्रेडी जॉर्ट कहेंगे। मलेरिया पैरासाइट में आए थे जो स्टेजें हैं ना, उससे कुछ यहाँ पर मिलती जुलती हैं, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे। एक देखो, एक बार लाइफ साइकिल पे आप देखो, लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेज आई थी इसकी, स्पोरोजोइट, टेकीजोइट, और टेकीजोइट के बाद में ब्रेडीजोइट। ब्रेडीजोइट क्या होती है? ब्रेडीजोइट एक्चुअली हमारे टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, और यही जो होती है वो उसकी रेस्टिंग स्टेज भी होती है। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन था अपना, रेस्टिंग स्टेज। टॉक्सोप्लाज्मा की जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना। तो ये जो ब्रेडीजोइट होते हैं यही एक्चुअली अपने रेस्टिंग स्टेज में जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर एक अलग नाम रखा अपन ने। क्या नाम था भाई उसके लिए? जब अपन मलेरिया पैरासाइट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे उसका जो नाम था वो था हिप्नोजोइट। जब अपन टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ेंगे तो टॉक्सोप्लाज्मा मैं आपको रेस्टिंग स्टेज का जो नाम रखना है याद, वो स्यूडोसिस्ट। स्यूडोसिस्ट जो होता है उसकी रेस्टिंग स्टेज होती है अपनी टॉक्सोप्लाज्मा की। 8 नंबर के क्वेश्चन में 30 लोगों के आंसर सही है भाई, बहुत लोगों के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ट्रोफोजोइट ऑफ ट्राइकोमोनास बेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास बेजाइनलिस का जो ट्रोफोजोइट होता है वो किस शेप का होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ थोड़े से डीप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ट्राइकोमोनास का ट्रोफोजोइट किस शेप का होता है? पढ़ा है अपन ने, पियर शेप का। इसका इमेज भी देखी थी अपन ने, इमेज में एक बार खोल देता हूं। ये ट्रोफोजोइट है, और मोस्टली जब अपन इसको डिटेक्ट करेंगे तो ट्रोफोजोइट अपन को दिखेगा, ये पियर शेप का होगा। पियर शेप में भी एक्सो स्टाइल, मतलब इसकी रीढ़ की हड्डी ना, रीढ़ की हड्डी जो बीच में, रीढ़ की हड्डी अपन इसको बोल सकते हैं एक्चुअली, रीढ़ की हड्डी नहीं है ये, बीच में एक इसकी एक और संरचना होगी, उसको अपन एक्सो स्टाइल बोलते हैं। तो ये एक्सो स्टाइल जो होती है इसकी बिल्कुल प्रोमिनेंट होती है। और एक दो स्टूडेंट ने इसको पीपल का पत्ते से कंपैरिजन किया था, तो पीपल के पत्ते में जो बीच में एक उसकी शाखा रहती है प्रोमिनेंट ना, तो ठीक उसी तरह से रहता है इसमें। और करीब 3 से 5 तक के इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया, पत्ते के समान, एक तरह से पत्ते के समान होता है ये, बहुत बढ़िया ब्रजेश।
चलो 9 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा, 40 लोगों के आंसर सही थे 9 नंबर पे। 10 नंबर पे चलते हैं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रोफोजोइट डेड डैश सो जर्की मोटिलिटी। किसका ट्रोफोजोइट जो होता है वो जर्की मोटिलिटी शो करता है। जर्की मोटिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा हिलता जाता है और बहुत तेज गति से भागता है, उसको अपन उसकी जर्की मोटिलिटी कहते हैं। थोड़ा सा हिलता जुलता हुआ है ना, झटकेदार भी कह सकते हैं अपन उसको। हिंदी अपन ने जर्की की तो वो झटकेदार निकली, झटकेदार गतिशीलता। किसका ट्रोफोजोइट भाई, अपन ने एक ही तो अच्छे से पढ़ा है, ट्राइकोमोनास बेजेंड्रिस। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, 38 लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें एसेंथोअमीबा पे कंफ्यूज हो गए थे। ट्राइकोमोनास बेजेंड्रिस को अपन यूरिन में डिटेक्ट करते हैं, तो यूरिन में जब अपन इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये काफी तेज गति से भागता है, और इसकी जो भागने की जो मोटिलिटी होती है वो थोड़ी झटके ले लेके चलती है, तो इसको अपन उसकी जर्की मोटिलिटी बोलते हैं। तो ये अच्छा वर्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। तो याद रखना आप, ट्राइकोमोनास की मोटिलिटी जो होती है वो जर्की मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डिटेक्ट इन सीएसएफ। सीएसएफ के सैंपल में हम कौन सा पैरासाइट डिटेक्ट करेंगे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इसमें भी आप लोगों ने दिया, 37 लोगों के सही आंसर है इसमें। सीएसएफ में अपन ने सिर्फ एक ही पैरासाइट को पढ़ा है। कौन से पैरासाइट को पढ़ा है अपन ने, एसेंथोअमीबा। बिल्कुल, अजीत ने एक मैसेज किया सर, एसेंथोअमीबा जो होगा वो स्यूडोपोडिया से चलेगा। बिल्कुल, अमीबा जितने भी होंगे वो हमेशा स्यूडोपोडिया से ही चलेंगे, और एसेंथोअमीबा भी एक अमीबा है, और अमीबा है इसलिए ये स्यूडोपोडिया से चलेगा। स्यूडो मतलब एक तरह से रेंगेगा, ये रेंगता है। बढ़िया। तो सीएसएफ में हम सिर्फ एसेंथोअमीबा को डिटेक्ट करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ट्राइकोमोनास बेजाइनलिस इज क्लासिफाइड इन। ट्राइकोमोनास को जब हमने शुरुआत में जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था शुरुआत में ही, तो उस क्लासिफिकेशन के आधार पर अपन ट्राइकोमोनास को किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। अमीबा है ये, फ्लेजलेट है, सीलेट है, या फिर कोकाइडियन है। इन चारों में से अगर आपसे पूछे कि ट्राइकोमोनास किसके अंदर, ये आपको जितने भी पैरासाइट हैं सब में आपको दोनों तरह की चीजें याद रखना है कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, कि वो अमीबा है, फ्लेजलेट है, सीलेट है, या कोकाइडियन है। हेलमिन्थ में भी आपको ध्यान रखना है कि वो नेमेटोड है, ट्रिमेटोड है, या सिस्टोड है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि वो उसको अपन ब्लड में डिटेक्ट कर रहे हैं, सीएसएफ में या फिर यूरिन में। इसका आंसर करेक्ट नहीं था, संजय ने कहा सिलेक्ट नहीं था, सिलेक्ट। हाँ ओके ओके, ठीक है भाई। तो इसमें देखो, मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ, 36 लोगों का आंसर इसमें सही है। बाकी संजय ने बिल्कुल सही कहा है। जो आपके पास लिंक आई थी उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे टिक नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से अभी करेक्ट कर दूंगा। तो आपके जिन लोगों ने 36 लोगों ने सही आंसर दिया उनके अपने आप ही उनके नंबर ऐड हो जाएंगे। तो आप दोबारा से आप लिंक खोलोगे तो दोबारा से लिंक खोलने पे आपके नंबर आपको जो मिलेंगे, तो जिनके साथ सही आंसर उनके नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में ये ऐड नहीं हो पाया, ओके चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे से मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं। 36 लोगों ने इसमें से, मेरे पास रिस्पॉन्स जरूर है इसमें, 36 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ट्राइकोमोनास बेजानिलिस जो होता है वो फ्लेजलेट होता है, फ्लेजला होता है इसके अंदर। अपन ने थोड़ी देर पहले जब अपन ने एक्सो स्टाइल के बाद में पढ़ा था, तो एक्सो स्टाइल सॉरी ट्राइकोमोनास की अपन ने इमेज देखी क्या थोड़ी देर पहले, नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। तो ट्राइकोमोनास जो होगा वो एक फ्लेजला के अंदर। अब इसमें अनअरेंजमेंट क्या था संजय, वो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करो। अनअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ इसमें, अरेंजमेंट कैसे नहीं, अपन ने इसी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन डाले, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने बेसिक लेवल के मतलब जनरल पैरासाइटोलॉजी के डाले थे। स्मॉल टेल होती है, सौरभ ने लिखा। चलो मैं एक बार माइक ऑन कर रहा हूं, तो क्वेश्चन कम ही थे। हाँ एक क्वेश्चन और भी था, ओके ओके, एक क्वेश्चन। अच्छा ये आपके एग्जाम में नहीं आ पाया एक क्वेश्चन, इन्फेक्टिव फॉर्म, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्टिव फॉर्म जो होते हैं वो तीनों ही होते हैं, ऊसिस्ट, एकिजोइड और ब्रेडिजोइड। लेकिन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, मतलब ये छूट गया था मेरे से। चलो तो क्वेश्चन 12 की जगह 13 थे, एक हो ही नहीं पाया। नाम के ऑप्शन नीचे में था,
एक सीरीज में नहीं थे मतलब? अच्छा, गिनती में सही नहीं थे क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे? चलो मैं एक बार माइक ऑन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या आप लोगों को क्या डाउट रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीक्वेंस मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैरासाइट में अपन सर हाँ हाँ सर। एक्चुअली में क्वेश्चन जो था ना कि मतलब कि जैसे 7 8 ऊपर हैं, फिर 3 4 है, फिर 5 है, मतलब ऐसे ऑटोमेटिक इधर उधर हो गया। मतलब कि सीक्वेंस से अरेंजमेंट नहीं था ना उसका, जैसे कि मतलब 1 2 3 4 करके नहीं था। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऊपर नीचे था और नेम को मेंशन किया गया था बीच में। अच्छा, वो एक्चुअली सफल मैंने सफलिंग यहाँ पे चालू कर दी होगी। ओके ओके, समझ गया समझ गया। 12 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले था। ओके ओके, मैं समझ गया। एक्चुअली वो सेटिंग होती है इसमें गूगल फॉर्म में, उसको सफलिंग बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन में मेरे से गलती से सफलिंग चालू हो गई होगी। ठीक है, ओके, मैंने सफल कर दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। चलो बढ़िया। तो एक्चुअली इसकी एक सेटिंग होती है सफल बार। तो सफल बार मेरे से गलती से चालू हो गई। तो सफल बार में होता क्या है कि जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों के माइक बंद कर दूं फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। देखो, सफल बार क्या होता है कि अपन एक्चुअली सेट में जब एग्जाम बनाते हैं, जैसे एग्जाम व्यापम में भी आप एग्जाम दे रहे हो तो 3 सेट में पेपर होते हैं, ए बी सी। तो ए सेट के क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा वो अलग होगा। बी नंबर का जो सेट होगा उसमें क्वेश्चन भले ही सेम हो, लेकिन उनमें सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि नकल ना कर पाए कोई। तो उसको अपन सफल बार बोलते हैं। तो ये एक सेटिंग रहती है ना। तो ये वैसे मैं चालू नहीं करता था और अपन को कोई जरूरत भी नहीं है सफल बार की, लेकिन वो गलती से मेरे साथ सेटिंग करते टाइम मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैंने सफल बार कर दिया था। अब मैंने उसको बंद कर दिया। तो आप दोबारा से लिंक खोलोगे, मैं एक बार यहाँ से सेटिंग में आपको दोबारा से परमिशन दे देता हूँ, तो आप दोबारा भी लिंक खोल सकते हो, दोबारा से आप टेस्ट भी दे सकते हो रिस्पॉन्स पे जाके। तो अब की बार आप चेक करोगे तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे 1 2 3 4 करके, है ना। चलो मैंने यहाँ अलाउ कर दिया, तो आप दोबारा भी टेस्ट दे सकते हो इसका। तो दोबारा से आप टेस्ट दोगे तो आप बिल्कुल नंबर से 1 2 3 4 करके आपको मिलेगा। तो वो सफलिंग मैंने अब बंद कर दी, ठीक है, बाकी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो एक्चुअली वैसी नहीं थी। यहाँ पे एग्जाम में तो बिल्कुल नंबर से ही टाइप थे, बस सफल था। अपन को तो आम खाना है, पेड़ थोड़ी करना है। ब्रजेश में लिखा है अपन को तो आम खाना है, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं थे तो वो सीक्वेंस को ज्यादा माइंड मत करो आप, है ना। चलो फिर से मैं अनम्यूट कर देता हूँ। एक संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके ओके संजय, मैंने परमिशन दे दी, बात करो आप। चलो, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन। जो एमसीक्यू भेजे थे आपने, अनुराधा क्या बोल रहे हो आप, मुझे बाद में मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना जो क्या है ना उसके आंसर, ठीक है। चलो बाद में बात कर लेंगे। जो भी और कोई डाउट है, कोई चीज आपको मुझसे बात करना है, पूछना है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करना ज्यादा अच्छा रहता है ताकि मैं उसके इत्मीनान से आंसर दे पाऊँ, बात कर पाऊँ आपसे, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।